एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 साइंस चैप्टर नंबर 10 ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट। ये चैप्टर तीन पार्ट्स में बनाया गया है। ये पार्ट 1 है। चैप्टर को ध्यान से समझिए, वीडियो को अच्छे से देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन का क्या मतलब है। जनरली हम ट्रांसपोर्टेशन किसे कहते हैं? ट्रांसपोर्टेशन यानी कि मूवमेंट ऑफ ह्यूमंस, एनिमल्स एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कहने का मतलब ये कि ह्यूमन बीइंग्स को, एनिमल्स को और गुड्स यानी कि किसी भी सामान को अगर आप एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाएं तो उसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमंस एक जगह से दूसरी जगह तक कैसे जाते हैं? कार से जा सकते हैं, बाइसिकल से जा सकते हैं, ट्रेन, एरोप्लेन, बहुत सारे वेज हैं जिसमें ह्यूमंस एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकते हैं। तो ये क्या है? ट्रांसपोर्टेशन। सिमिलरली, सामान जो फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस होता है, जो गुड्स फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस होते हैं, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है, दूसरे स्टेट्स में भेजा जाता है, दूसरी कंट्रीज में भी भेजा जाता है, राइट। बड़ी बड़ी शॉप्स में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, वहां से आप उसे फाइनली खरीदते हैं, राइट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। उसी तरह से जो हमारे फल सब्जियां होते हैं जो किसी पर्टिकुलर जगह में लगती है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एप्पल की बात करें तो वो जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश में लगता है, लेकिन फिर उसे डिफरेंट स्टेट्स में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, बड़ी बड़ी मंडीज में लाया जाता है। वहां से आपके जो सब्जी वाले भैया हैं या फ्रूट्स वाले भैया हैं वो उन्हें खरीद कर लाते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है? ट्रांसपोर्टेशन। किस चीज का? फ्रूट्स का और वेजिटेबल्स का, राइट। सिमिलरली, हर दिन आपके घर में कितना ज्यादा गार्बेज इकट्ठा हो जाता है, कचरा इकट्ठा हो जाता है। सो नेक्स्ट डे क्या होता है? आपकी बिल्डिंग के नीचे आती है ये कचरे वाली गाड़ी या फिर कोई भैया आते हैं जो इस सारे कचरे को इकट्ठा करते हैं और उसके बाद इसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है किसी डंपिंग साइट में। तो यहाँ पर भी हो रही है ट्रांसपोर्टेशन। किस चीज की? कचरे की। ओके, सो ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है ये हमें पता लग गया। लेकिन हमारे चैप्टर का क्या नाम है? हमारे चैप्टर का नाम है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, यानी कि एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर कुछ ट्रांसपोर्टेशन हो रही है। यस, यही हमको इस चैप्टर में समझना है। एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स और प्लांट्स में भी ऐसे कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। इस तरह से कुछ सब्सटेंसेस को हमारी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है। सिमिलरली, प्लांट्स में भी ऐसा ही होता है, सब्सटेंसेस को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इसीलिए हमारे चैप्टर का नाम है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। यही हमको इस चैप्टर में समझना है। ओके, तो देख लेते हैं कि बायोलॉजी में हम ट्रांसपोर्ट या फिर ट्रांसपोर्टेशन को कैसे डिफाइन करते हैं। सो ट्रांसपोर्ट इज अ लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस यानी कि ऐसी प्रोसेस जो आपकी लाइफ के लिए बहुत नेसेसरी है, जरूरी है। ओके, ट्रांसपोर्ट इज अ लाइफ प्रोसेस इन विच substances absorbed or made in one part of the body of an organism is carried to all other parts of its body। ये एक लाइफ प्रोसेस है जिसमें कुछ सब्सटेंसेस जो आपकी बॉडी के किसी एक पार्ट में या तो एब्जॉर्ब हो रहे हैं या बन रहे हैं, उन्हें ट्रांसपोर्ट किया जाता है आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में। इसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि हमारी बॉडी में जो हमने कहा कुछ सब्सटेंसेस जो हैं वो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह तक, राइट। तो ये काम कर कौन रहा है? जैसे कि कचरे वाली गाड़ी कचरा ले जा रही थी, हम ट्रेन में बैठकर एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहे थे, हमारी बॉडी में इन सब्सटेंसेस को एक जगह से दूसरी जगह तक कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा है? Which tissue in our body is responsible for transportation of substances? आंसर है blood, आपका खून। Yes, आपका खून है वो टिश्यू जो सब्सटेंसेस को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट कर रहा है। ओके, तो चलिए अब हम समझ लेते हैं कि वो कौन से सब्सटेंसेस हैं जिनको हमारा ब्लड बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो ऐसे कुछ सब्सटेंसेस हैं डाइजेस्टेड फूड मटेरियल, वाटर, ऑक्सीजन, हॉर्मोन्स,
कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनस वेस्टेज एटसेट्रा, ये वो सब्सटेंसेस हैं जिनको हमारा ब्लड बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट कर रहा है। चलिए अब हम समझ लेते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत क्या है, क्यों हमारा ब्लड सब्सटेंसेस को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर रहा है। पिछले चैप्टर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जिस तरह से एक वॉल को बनाने के लिए ब्रिक्स की जरूरत पड़ती है, आप ईंटों को जोड़ते हैं और उससे बनती है एक पूरी वॉल, एक पूरी बिल्डिंग अल्टीमेटली। उसी तरह से हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो बनी है सेल से। बहुत सारे ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं हमारी ह्यूमन बॉडी में और हमारी बॉडी बनी है इन्हीं सेल से। अब ये जो सेल्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं हमारी बॉडी में, इसलिए हर एक सेल को जरूरत है न्यूट्रिएंट्स की, वाटर की एंड ऑक्सीजन की फॉर कैरिंग आउट वेरियस फंक्शंस, राइट। हर एक सेल तक न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है हमारा ब्लड। चलिए समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने खाना खाया। अब हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जो हम खाना खाते हैं वो हमारी एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेस्ट होता है, ठीक है। आपने खाना खाया, खाना आपकी बॉडी में डाइजेस्ट हो गया, अल्टीमेटली पहुंच गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहां पूरा खाना जो है वो डाइजेस्ट हो जाता है और उसके बाद जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाता है। अब क्या हो गया, जो अनडाइजेस्टेड फूड रह गया उसे तो आप रिमूव कर देंगे अपनी बॉडी से, राइट, बाय द प्रोसेस ऑफ इजेशन। आप अनडाइजेस्टेड फूड को हर रोज अपनी बॉडी से रिमूव करते हैं, लेकिन जो डाइजेस्टेड फूड था, जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन ने एब्जॉर्ब कर लिया, अब हमारा ब्लड जो है उस डाइजेस्टेड फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा हर एक सेल में, बॉडी के हर एक सेल में ट्रांसपोर्ट करेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन से लेकर बॉडी के हर एक सेल में ट्रांसपोर्ट करेगा। कौन? हमारा ब्लड। सो अब आप समझ पा रहे होंगे कि क्यों ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों हमें उसकी जरूरत है। देखिए किस तरह से हमारे डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को हमारी बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचाया जाता है ताकि हमारी बॉडी ठीक तरह से फंक्शन करे। उसी तरह से जब हम पानी पीते हैं, अब आपने पानी पिया, लेकिन पानी की जरूरत आपकी बॉडी के हर एक सेल को है, तो यहाँ पर भी ब्लड क्या करेगा, पानी को पहुंचाएगा आपकी बॉडी के हर एक सेल तक। अगेन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की इंपॉर्टेंस। अब हमें ये भी पता है कि फूड से हमें एनर्जी मिलती है, और वो किस प्रोसेस से मिलती है? रेस्पिरेशन की प्रोसेस से। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। अब रेस्पिरेशन के लिए क्या जरूरी है? रेस्पिरेशन के लिए जरूरी है ऑक्सीजन, और वो ऑक्सीजन हमें मिलती है जब हम एयर को इनहेल करते हैं, जब हम सांस लेते हैं उससे हमें मिलती है ऑक्सीजन। अब वो ऑक्सीजन जाती है हमारे लंग्स तक, लेकिन अगेन रेस्पिरेशन के लिए आपकी बॉडी के हर एक सेल को चाहिए ऑक्सीजन। फिर से क्या होगा, ब्लड क्या करेगा, लंग से उठाएगा ऑक्सीजन को और ट्रांसपोर्ट करेगा बॉडी के हर एक सेल तक, ताकि वहां रेस्पिरेशन हो सके और आपको फूड से एनर्जी मिल सके। तो आप समझे कितना जरूरी है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ओके, आगे देखते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा ये सारी चीजें तो ब्लड ने पहुंचा दी, इंपॉर्टेंट चीजें ब्लड ने पहुंचा दी बॉडी के हर एक सेल तक। इसके अलावा जब हमारी बॉडी में ये फंक्शंस चलते रहते हैं तो बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स भी रिलीज होते हैं। सेल में बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो जाते हैं, बन जाते हैं। अब ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं ये हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक हैं, यानी कि पॉइजनस हैं। इनको हमारी बॉडी से रिमूव करना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर भी ब्लड ही काम आता है। वो क्या करता है, हमारी बॉडी के हर एक सेल से टॉक्सिक मटेरियल जो है, जो भी टॉक्सिक वेस्ट प्रोड्यूस हुआ उसको इकट्ठा करेगा और ऐसी जगह ले जाएगा जहां से हम उसे रिमूव कर सकते हैं। तो ब्लड ये काम भी करता है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अब देखिए आपकी बॉडी के सेल्स में रेस्पिरेशन हो गई, ठीक है, फूड का ब्रेक डाउन हो गया, आपको मिल गई एनर्जी। लेकिन हमें पता है कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होती है। अब आपकी बॉडी सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड है, आपकी बॉडी को उस कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना है, तो क्या होगा, ब्लड जो है इस सारे बॉडी सेल्स में
आपकी बॉडी के हर एक सेल से कार्बन डाइऑक्साइड को इकट्ठा करेगा और ले जाएगा लंग्स तक ले जाएगा। और उसके बाद आपको पता ही है कि जब हम सांस बाहर लेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर आ जाती है। इस तरह से हम कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से रिमूव करते हैं, राइट। सो ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या रोल प्ले करता है? आपकी बॉडी सेल से कार्बन डाइऑक्साइड को लाता है और लंग्स के पास लाकर छोड़ देता है, यानी कि ट्रांसपोर्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी सेल से लंग्स तक। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हमारे सेल्स जो हैं वो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं तो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स रिलीज होते हैं और इन वेस्ट प्रोडक्ट्स को हमारी बॉडी से निकालना बहुत जरूरी है, बिकॉज दे आर टॉक्सिक, दे आर पॉइजनस। तो यहाँ पर भी ब्लड जो है वो इन टॉक्सिक चीजों को उस जगह तक ले जाता है जहां से हम इन्हें रिमूव कर सकते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि ट्रांसपोर्टेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। एक तो इंपॉर्टेंट है ताकि आपको जो रिक्वायर्ड चीजें हैं वो आपकी बॉडी सेल्स को मिल जाएं, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स, वाटर, ऑक्सीजन, ये सारी चीजें आपकी बॉडी के हर एक सेल को मिल जाए। इसके अलावा जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स आपकी बॉडी में बनते हैं उनको ऐसी जगह तक पहुंचाना जहां से वो रिमूव हो जाएं, ये काम भी आपका ब्लड ही करता है। ओके, सो दिस इज द नीड फॉर ट्रांसपोर्टेशन। अब आप समझ सकते होंगे कि आपका जो ब्लड है वो आपका डिलीवरी बॉय भी है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट चीजें डिलीवर कर रहा है आपकी बॉडी के हर एक सेल तक, जैसे कि वाटर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स। और वो आपका गार्बेज बॉय भी है, क्योंकि वो आपकी बॉडी से गार्बेज या फिर वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालने का काम भी कर रहा है, राइट। तो अगर आप इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझ गए कि ट्रांसपोर्टेशन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत क्यों है, तो अब सॉल्व करते हैं कुछ एमसीक्यूज। पहला एमसीक्यू, ब्लड कैरीज डाइजेस्टेड फूड मटेरियल फ्रॉम डैश टू डैश। हमारा ब्लड डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को कहां से कहां तक ले जाता है? ऑप्शंस देखते हैं। लंग्स टू स्मॉल इंटेस्टाइन, लंग्स टू एवरी सेल ऑफ बॉडी, स्मॉल इंटेस्टाइन टू एवरी सेल ऑफ बॉडी, एवरी सेल ऑफ बॉडी टू स्मॉल इंटेस्टाइन। मैंने आपको समझाया था हमारा ब्लड डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को स्मॉल इंटेस्टाइन से ले जाकर हमारी बॉडी के हर एक सेल को देता है, हर एक सेल को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ ब्लड कैरीज डैश फ्रॉम लंग्स टू एवरी सेल ऑफ बॉडी। ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑक्सीजन, सी डाइजेस्टेड फूड मटेरियल एंड डी वेस्ट प्रोडक्ट। हमारा जो ब्लड है वो लंग्स से किस चीज को ले जाता है और हमारी बॉडी के हर एक सेल को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है? द करेक्ट आंसर इज ऑक्सीजन, राइट। हमने अभी पढ़ा कि ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाती है, लंग्स तक पहुंचती है और उसके बाद लंग्स से हर एक सेल तक पहुंचाने का काम कौन करता है? हमारा ब्लड। ओके, एक और देख लेते हैं। ब्लड कैरीज डैश फ्रॉम एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी टू आवर लंग्स फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। कहने का मतलब ये कि ब्लड जो है वो क्या चीज है जिसको हर एक सेल से इकट्ठा करेगा और लंग्स तक ले जाएगा ताकि हम उसे हमारी बॉडी से रिमूव कर सके। ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी डाइजेस्टेड फूड मटेरियल, सी ऑक्सीजन, डी नाइट्रोजनस वेस्टेज। अभी अभी पढ़ा था कार्बन डाइऑक्साइड जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में बनेगी उसे इकट्ठा करेगा, लंग्स तक ले जाएगा ताकि हम उसे रिमूव कर सकें हमारी बॉडी से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं कि हमारी बॉडी में ये जो सर्कुलेशन हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन हो रही है सब्सटेंसेस की, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, वो कौन सा सिस्टम है जो इसके लिए काम करता है? वो है सर्कुलेटरी सिस्टम। जिस तरह से डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसी तरह से ये जो सर्कुलेशन है और ट्रांसपोर्टेशन है सब्सटेंसेस का हमारी बॉडी में, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे बिग बास्केट है, जोमेटो है, अमेज़न है, मिंत्रा है, फ्लिपकार्ट है, ये सब क्या कर रहे हैं? डिलीवरी कर रहे हैं चीजों की, राइट। उसी तरह से हमारी बॉडी का मिंत्रा और फ्लिपकार्ट कौन है?
सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, डिलीवरी कर रहा है इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस की और वेस्ट सब्सटेंसेस को रिमूव भी कर रहा है। तो ये जो हमारा सिस्टम है, ये जो हमारी कंपनी है, इसके एम्प्लॉइज कौन कौन है जो इसमें काम करते हैं। ब्लड काम करता है, ये हमें ऑलरेडी पता है, हमने देख लिया है कि ब्लड हमारा डिलीवरी बॉय भी है और हमारा गार्बेज मैन भी है, दोनों काम करता है। इसके अलावा दो और कंपोनेंट्स हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। अब ब्लड वेसल्स देखिए, जिस तरह से आपके घर में पानी आने के लिए डिफरेंट पाइप्स लगी हुई है, राइट, डिफरेंट पाइप्स के थ्रू पानी आता है, उसी तरह से ब्लड जो है वो भी डिफरेंट पाइप्स के थ्रू फ्लो करता है, पाइप्स के अंदर से फ्लो करता है। और उन पाइप्स को, उन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं ब्लड वेसल्स। यहाँ आप देख सकते हैं ये ब्लू और रेड कलर की जो आपको दिख रही है, इनके बीच में से ब्लड जो है वो फ्लो करता है, इसलिए इन्हें हम कहते हैं ब्लड वेसल्स। इसके अलावा तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है हार्ट। अब देखिए हमारा हार्ट क्या काम कर रहा है, हमारा हार्ट जो है वो ब्लड को पुश कर रहा है। हार्ट एक पंप की तरह काम करता है, जैसे पानी को खींचने के लिए और कहीं और दूसरी तरफ को पुश करने के लिए पंप लगाते हैं हम, उसी तरह से हार्ट जो है वो ब्लड को पुश कर रहा है, पंप की तरह काम कर रहा है। इसी तरह से ब्लड वेसल्स और हार्ट तीनों मिलकर चलाते हैं हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हम एक एक करके इन तीनों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ब्लड की। अब ब्लड क्या है, हमें पता है ब्लड एक रेड कलर का फ्लूइड है, राइट, एक रेड कलर का फ्लूइड है। फ्लूइड यानी कि लिक्विड है जो हमारी बॉडी में फ्लो कर रहा है, बह रहा है हमारी बॉडी में। कहाँ बह रहा है? थ्रू ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स के अंदर। अभी अभी हमने देखा ब्लड वेसल्स क्या है, ट्यूब लाइक या पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स है, जैसे पाइप्स होती हैं वैसी हैं ब्लड वेसल्स, और उसके अंदर हमारा ब्लड जो है वो फ्लो कर रहा है। इजी सिंपल सी डेफिनेशन है, ब्लड इज अ रेड कलर फ्लूइड विच फ्लोज इन आवर बॉडी थ्रू ब्लड वेसल्स। ओके, चलिए अब हम बात कर लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड के बारे में, यानी कि हमारे ब्लड के अंदर क्या क्या है। अब देखने से ऐसा लगता है कि हमारा ब्लड एक लिक्विड है, एक फ्लूइड है, राइट, लेकिन हमारे ब्लड के अंदर लिक्विड्स भी हैं और सॉलिड्स भी हैं। तो जो लिक्विड पार्ट है या जो फ्लूइड है हमारे ब्लड के अंदर, उसे हम कहते हैं प्लाज्मा, और जो हमारे ब्लड के अंदर सॉलिड्स हैं वो हैं हमारे ब्लड सेल्स। और वो कौन कौन से सेल्स हैं? वो हैं आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स, और प्लेटलेट्स। ओके, तो ये हैं हमारे ब्लड के कंपोनेंट्स। क्या क्या? प्लाज्मा है, रेड ब्लड सेल है, व्हाइट ब्लड सेल है और प्लेटलेट्स है। यहाँ देखिए, इसे देखकर आपको समझ आ जाएगा। कंसिडर कीजिए कि ये एक ब्लड वेसल है, ठीक है, ये एक ब्लड वेसल है, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर से ब्लड फ्लो कर रहा है। तो ये जो येलो कलर का लिक्विड आपको दिख रहा है, ये येलो कलर का लिक्विड, ये है हमारा प्लाज्मा। मैंने आपको अभी अभी समझाया कि जो प्लाज्मा है वो लिक्विड है, फ्लूइड है, और उसके अंदर कुछ सॉलिड्स है, जैसे कि रेड ब्लड सेल्स। तो ये जो रेड रेड कलर के आपको दिख रहे हैं, ये है रेड ब्लड सेल्स। फिर कुछ व्हाइट ब्लड सेल्स भी हैं, ये देखिए व्हाइट ब्लड सेल्स, और कुछ प्लेटलेट्स भी हैं। ओके, अब याद रहेगा, ये एक ब्लड वेसल है, इसके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है। तो जो लिक्विड पार्ट है, येलोइश पार्ट है, वो है आपका प्लाज्मा, और उसके अंदर कुछ सेल्स हैं जो इस तरह से फ्लोट कर रहे हैं, तैर रहे हैं। और वो कौन कौन से सेल्स हैं? रेड ब्लड सेल्स हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं और प्लेटलेट्स हैं। ओके, अब हम इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। ओके, तो अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो जो प्लाज्मा है या जो येलो कलर का लिक्विड है वो 55% तो वही है, 45% आपका रेड ब्लड सेल है, और व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स बहुत ही कम है, लेस देन 1% है। यहाँ देखिए, यहाँ आपको दिख रहा होगा मैंने रेड ब्लड सेल्स ज्यादा बनाए हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स कम बनाए हैं, और प्लेटलेट्स उससे भी कम बनाए हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए रेड ब्लड सेल्स 45% है और व्हाइट ब्लड सेल्स तो लेस देन 1% है, और जो हमारा प्लाज्मा है, हमारा लिक्विड पोर्शन, वो 55% है। ओके, टोटल हो गया 100%। चलिए आगे देखते हैं। तो अब हम प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, इनके बारे में थोड़ा डिटेल में और जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्लाज्मा की। प्लाज्मा क्या है? अभी अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ब्लड के अंदर जो लिक्विड पार्ट है उसे हम कहते हैं प्लाज्मा, और ये पेल येलो कलर का है।
टोटल परसेंटेज कितनी है इसकी? 55% तो आपका प्लाज्मा ही है। रिमेम्बर हमने कहा था प्लाज्मा 55% है। अब इस प्लाज्मा के अंदर क्या क्या है? इस प्लाज्मा के अंदर लगभग 90% तो वाटर ही है, वाटर से बना है। जी हाँ, आपके खून के अंदर पानी भी है, वाटर है, सॉल्ट्स है, प्रोटीन्स है। ओके, और जो हमारे ब्लड सेल्स हैं, अभी हमने देखा हमारे ब्लड सेल्स इस प्लाज्मा में फ्लोट करते रहते हैं। आप समझ पा रहे हैं ना हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं? हम समझ रहे हैं कि हमारे ब्लड के अंदर क्या क्या है, और हमने आपको बताया कि ये सब है हमारे ब्लड के अंदर। लिक्विड है और उसके अंदर कुछ सेल्स हैं जो फ्लोट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इस लिक्विड के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि प्लाज्मा के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इन तीनों सेल्स के बारे में जो इस लिक्विड में तैर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं। तो प्लाज्मा के बारे में बात हो गई। अब बात करते हैं रेड ब्लड सेल्स के बारे में। अब देखिए ऐसे दिखते हैं रेड ब्लड सेल्स, और ये जो रेड ब्लड सेल्स है ये रेड इसलिए हैं क्योंकि इनमें एक रेड पिगमेंट होता है जिसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। सो रेड ब्लड सेल्स रेड क्यों हैं? क्योंकि उनमें एक पिगमेंट है, एक सब्सटेंस है जिसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। और इसी हीमोग्लोबिन की वजह से, जो रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन है, उसी की वजह से हमारा ब्लड जो है वो रेड कलर का होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि हमारा ब्लड रेड कलर का क्यों है, तो आप क्या कहेंगे? क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स हैं, और रेड ब्लड सेल्स में क्या है? हीमोग्लोबिन है। ओके, सो प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन मेक्स द ब्लड अपीयर रेड। तो रेड ब्लड सेल्स का एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, और वो ये कि वो ऑक्सीजन को कैरी करता है फ्रॉम लंग्स टू डिफरेंट सेल्स ऑफ द बॉडी। ऑक्सीजन को ले जाता है हमारी लंग्स से डिफरेंट सेल्स ऑफ द बॉडी। आई नो आप में से बहुत लोग कहेंगे मैम पहले आपने कहा कि हमारा ब्लड जो है वो ले जाता है ऑक्सीजन को लंग्स से डिफरेंट सेल्स ऑफ द बॉडी। मैं अभी भी वही कह रही हूँ कि हमारा ब्लड ही ले जाता है, लेकिन ब्लड के अंदर जो ये रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट हैं, हम ब्लड के कंपोनेंट्स के बारे में ही तो बात कर रहे हैं ना। तो ब्लड के अंदर जो ये रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट है, पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो ये हैं वो जो ऑक्सीजन को ले जाते हैं हमारे लंग्स से हमारी बॉडी के हर एक सेल तक। और लंग्स तक ऑक्सीजन कैसे पहुंचती है? सिंपल, जब हम ब्रीदिंग करते हैं हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, राइट? ओके, तो हमें पता चल गया कि आरबीसी जो है यानी रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो कैरी करते हैं ऑक्सीजन को लंग्स से डिफरेंट सेल्स ऑफ द बॉडी। अब ये देखिए यहाँ पर भी हीमोग्लोबिन का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। वो ये कि हमें पता है कि रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन है जिसकी वजह से रेड कलर आता है ब्लड में, राइट? इसी हीमोग्लोबिन की वजह से जो रेड ब्लड सेल है वो ऑक्सीजन को बाइंड कर पाते हैं। बाइंड करना यानी कि आप समझ लीजिए हीमोग्लोबिन की वजह से ही रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन को पकड़ लेते हैं, जकड़ लेते हैं। इस तरह से देखिए ऑक्सीजन को पकड़ लिया और फिर अपने साथ जहां जहां जाएंगे ऑक्सीजन को साथ लेके जाएंगे। ओके, रेड ब्लड सेल्स के बारे में आप सब कुछ समझ गए। अब रेड ब्लड सेल्स में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक हमें पता लग गया कि रेड ब्लड सेल्स की वजह से, पर्टिकुलरली कहें तो रेड ब्लड सेल में जो हीमोग्लोबिन है उसकी वजह से हमारे ब्लड का कलर रेड है, राइट? ये एक इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन को ले जाते हैं लंग्स से डिफरेंट सेल्स ऑफ द बॉडी तक, और रेड ब्लड सेल्स में जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है उसकी वजह से रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन को बाइंड कर पाते हैं, पकड़ के रख पाते हैं ताकि वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर पाए लंग से डिफरेंट सेल्स ऑफ द बॉडी। याद रहेगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स की। रिमेंबर हम क्या बात कर रहे हैं? हम ब्लड के कंपोनेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। हमने रेड ब्लड सेल्स देख लिया, हमने प्लाज्मा देख लिया, अब हम बात करेंगे व्हाइट ब्लड सेल्स की। सो व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं? व्हाइट ब्लड सेल्स फाइट करते हैं अगेंस्ट जर्म्स दैट मे एंटर आवर बॉडी, यानी हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं किसी भी इंफेक्शन से, किसी भी जर्म से जो हमारी बॉडी में एंटर हो जाता है। दस आप कह सकते हैं कि व्हाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं डिजीजेस से। ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है व्हाइट ब्लड सेल्स का। ओके, तो अब बात करते हैं प्लेटलेट्स की। अब प्लेटलेट्स का क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है? देखिए जब भी कभी आपको चोट लगती है
किसी पर्टिकुलर जगह आपको चोट लगी, आपका खून बहा, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे आपका खून जो है वो बहना बंद हो जाता है और वो चोट वाली जगह पर आपका ब्लड हल्का सा सॉलिड हो जाता है। वो क्या है? वो है आपका क्लॉट। मतलब आपके ब्लड को वो उस जगह पर थोड़ा सेमी सॉलिड कर देता है। वो इसलिए ताकि आपका ब्लड जो है वो फ्लो होना बंद हो जाए। सो बेसिकली जो ब्लड में प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं उसकी वजह से ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन होती है। और ब्लड क्लॉट होने से क्या होता है कि जो आपकी बॉडी से ब्लड बह रहा था वो बंद हो जाता है। सो ब्लड क्लॉट प्रिवेंट्स द ब्लड फ्रॉम फ्लोइंग आउट ऑफ द बॉडी ड्यू टू एन इंजरी। कभी भी आपको कोई भी इंजरी होती है उसके बाद ब्लड क्लॉट बन जाता है ताकि एक्सेस ब्लड लॉस ना हो। सो प्लेटलेट्स का कितना इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जस्ट इमेजिन अगर प्लेटलेट्स ना हो तो क्लॉटिंग नहीं होगी, यानी आपका ब्लड जो है वो सेमी सॉलिड नहीं बनेगा। और अगर ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हुई तो एक्सेस ब्लड लॉस हो जाएगा। इट कैन लीड टू योर डेथ। सो प्लेटलेट्स का फंक्शन समझ गए? ओके, तो ये थे हमारे ब्लड के डिफरेंट कंपोनेंट्स जिसके बारे में हमने समझ लिया। हमने प्लाज्मा के बारे में बात कर ली, रेड ब्लड सेल्स के बारे में बात कर ली, व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में बात कर ली और प्लेटलेट्स के बारे में भी बात कर ली। सबके फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रखने हैं। ओके, तो ब्लड के कंपोनेंट्स के बारे में हमने बात कर ली। अब अगर कोई पूछे कि ब्लड के फंक्शंस क्या क्या हैं, ब्लड क्या क्या कर रहा है, तो हम कई बार पढ़ चुके हैं। अब तो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, वाटर को कैरी कर रहा है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने में हेल्प कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को सेल से लंग्स तक ला रहा है। ऑल्सो जो हमारे सेल्स की फंक्शनिंग के दौरान जो वेस्ट मटेरियल बनता है उसको किडनीज तक ले जाता है ताकि वो वहां फिल्टर हो सके। ब्लड हमें डिजीजेस से भी प्रोटेक्ट कर रहा है। रिमेंबर हमने अभी पढ़ा था कि ब्लड में व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं हमें डिजीजेस से। तो ये सारे फंक्शंस आप लिख देंगे। ओके, तो अभी वाला जो टॉपिक था उसके बारे में अगर आप सब कुछ समझ गए तो चलिए थोड़े से एमसीक्यूज कर लेते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, कंपोनेंट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम क्या क्या है, कौन कौन है सर्कुलेटरी सिस्टम में काम करने वाले एम्प्लॉइज, याद कीजिए। यस, ब्लड है, ब्लड वेसल्स है और हमारा हार्ट है। अभी तक सिर्फ हमने ब्लड के बारे में पढ़ा है, ब्लड वेसल्स और हार्ट के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेड कलर ऑफ ब्लड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, किस वजह से हमारा ब्लड का कलर रेड है? प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स। वेरी इजी, कई बार मैंने आपको बताया हीमोग्लोबिन की वजह से हमारे ब्लड का कलर रेड है। नेक्स्ट देखते हैं। सो डैश फाइट्स अगेंस्ट डिजीजेस एंड डैश हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। अब आपको राइट ऑप्शन चूज करना है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स। कौन है जो फाइट करता है अगेंस्ट डिजीजेस और कौन है जो ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है? द करेक्ट आंसर इज डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। व्हाइट ब्लड सेल्स जो हैं, डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो हमें हेल्प करते हैं इन फाइटिंग अगेंस्ट डिसीजेस। और जो हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स प्रेजेंट है उसकी वजह से ब्लड की क्लॉटिंग होती है। क्लॉटिंग यानी ब्लड थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है जहां आपको चोट लगी है ताकि वहां से ब्लड फ्लो होना बंद हो जाए। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं। ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम लंग्स टू बॉडी सेल्स बाय डैश। अगेन इजी वन। ऑप्शन है आपके प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, ऑल ऑफ द अबव। ऑक्सीजन को कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा है लंग से बॉडी सेल्स तक? राइट, आरबीसी। हमने पढ़ा था आरबीसी है वो जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है लंग से बॉडी सेल्स तक। और अगर मैं आरबीसी में भी पूछूं कि आरबीसी में क्या है वो चीज जो ऑक्सीजन को बाइंड करती है, तो उसका आंसर होगा हीमोग्लोबिन। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो सर्कुलेटरी सिस्टम के पहले कंपोनेंट के बारे में हमने बात कर ली। हमने ब्लड के बारे में अच्छे से समझ लिया, ये भी देख लिया कि ब्लड के अंदर क्या क्या है। क्या क्या है ब्लड के अंदर? प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स। राइट, ये सब है हमारे ब्लड के अंदर।
अब बात करते हैं ब्लड वेसल्स की। मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ ब्लड वेसल्स क्या हैं। ब्लड वेसल्स पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे पाइप्स होती हैं, पानी जैसे पाइप्स के थ्रू आता है आपके घर में, उसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर ब्लड जो है वो फ्लो कर रहा है, ऐसे ही पाइप लाइक स्ट्रक्चर से, जिन्हें हम कहते हैं ब्लड वेसल्स। ओके,